अच्छा जी, करें जी स्टार्ट। स्क्रीन सही शो हो रही है, आवाज़ भी ओके आ रही है, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, अक्टूबर के जोन से हैं करंट अफेयर्स इस दफ़ा जोन सा सेकंड हाफ जो होगा हमारे पास, सेकंड हाफ में हमारे पास करंट अफेयर्स जो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में कर देता हूँ। हो गया। अच्छा, करंट अफेयर्स के इस दफ़ा हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कम है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़े से इससे भी शायद कम हो सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की उस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन रिवीजन आप लोगों की ज़्यादातर हो जाएगी। अच्छा, ये सितंबर का करंट अफेयर्स था तो मुझसे स्किप हो गया, और मेरे ख्याल में अभी तक का पिछले 2-3 महीने में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कजाकिस्तान। आप सब लोगों को पता होगा, जो आप लोग ज़्यादातर जो ओल्ड स्टूडेंट हो उनको जो सा है वो ट्रिक भी याद होगा। ठीक है, कागज का वो जो सुल्तान नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान होता था कजाकिस्तान। तो अब आप लोग अपना कैपिटल वो ट्रिक भी बदल लेना, अपने नोट्स के अंदर दोबारा जाके इसको चेंज कर लेना कि नूर सुल्तान जो सा था, कजाकिस्तान के कैपिटल का क्या नाम था, नूर सुल्तान। तो नूर सुल्तान का नाम उन्होंने बदल कर अभी सितंबर के अंदर, ये सितंबर के अंदर उन्होंने बदला है। तो सितंबर के अंदर उन्होंने दोबारा उसका नाम बदल कर क्या रख दिया, आस्ताना। क्या रख दिया है उसका नाम, आस्ताना। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को मैंने पहले भी बताई हुई है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए रिवीजन, उनके लिए भी पता लग जाएगा कि जब कजाकिस्तान जो सा है, कजाकिस्तान जो सा है, जब ये 1991 के अंदर ये सारी रियासतें बनी, 15 रियासतें निकली थी सोवियत यूनियन के अंदर से, 15 रियासतें बनी थी जब सोवियत यूनियन पाश पाश हुआ। तो उसमें से एक कजाकिस्तान भी थी। तो कजाकिस्तान जो सा है उसका जो पहला कैपिटल था जब उसे बनाया गया, तो उसका ओल्ड कैपिटल का नाम था अलमाते। उसका क्या नाम था, अलमाते। ये एक सिटी है उनका, अभी भी है सिटी। जैसे कल पाकिस्तान का मैं आप लोगों को बता रहा था कि कराची था, फिर उसके बाद जो सा है किस तरह 1967 में आपका इस्लामाबाद आ गया। तो इसी तरह समझ लो कराची, और इस तरह मुमासलत रख लो कि अलमाते था, अलमाते से चेंज करके कहाँ ले गए, अस्ताना ले गए। 1997 के अंदर उनका कैपिटल क्या, पाकिस्तान का कैपिटल कब बदला, 1967 के अंदर। तो कजाकिस्तान का 1997 के अंदर अस्ताना बन गया कैपिटल। लेकिन अब कैपिटल अस्ताना है, 2019 के अंदर क्या हुआ, उस अस्ताना का नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया, क्योंकि उनका जो पहला बादशाह था, वो उनका जो पहला प्रेसिडेंट था, उसका नाम था नूर सुल्तान। उसका क्या नाम था, उसका नाम था नूर सुल्तान। तो नूर सुल्तान जो सा है, नूर सुल्तान के नाम के ऊपर 2019 के अंदर आस्ताना का नाम बदलकर, शहर वही है। पहले क्या है, अलमाती शहर डिफरेंट है, आस्ताना डिफरेंट है। अब क्या है, आस्ताना का नेम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ख्याल में जनवरी फेब के अंदर जो सा है वो प्रोटेस्ट हुई कजाकिस्तान के अंदर, वहां गैस प्राइसेस वगैरह की वजह से। तो वहां उसके बाद जो सा है फिर क्या हुआ, अभी सितंबर के अंदर दोबारा नूर सुल्तान से नाम बदलकर उन्होंने कहा है कि अब हम उसका नाम क्या रख देंगे, आस्ताना मतलब रख देंगे, क्या कर दिया गया है। ठीक है। तो अब करंट अगर आप नेट पर रिसर्च करोगे, गूगल पे भी लिखोगे, तो आपको अब नूर सुल्तान नजर नहीं आएगा, अब आपको क्या नजर आएगा, आस्ताना नजर आएगा। तो ये आप लोगों ने करेक्ट भी कर लेना है और इसको देख भी लेना है। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर पूरा मंथ जो सा है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से क्या है, अक्टूबर का पूरा मंथ जो सा है वो आपका मनाया जाता है, ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। उसके बाद एंटी सबमरीन ड्रिल्स जो सी हैं ये आजकल हो रही हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना कि अगर पूछ लिया जाए एफपीएससी में, पीपीएससी तो नहीं पूछेगा, कि यूएस, जापान और साउथ कोरिया के दरमियान एंटी सबमरीन ड्रिल्स हो रही हैं। तो ये आप लोगों ने तीनों मुल्कों का नाम जो सा है वो लिख लेना है। हाँ, ये भी कर लो। हाँ, इस तरह से ट्रिक कर लो, नूर जोन सा है या सुल्तान जोन सा अपने आस्थाने में वापस आ गया, इस तरह का कोई ट्रिक लिख लेना। अब जहीन बच्चे हो, आई थिंक आप सब लोग जोन से हैं वो अब कर सकते हो। अब लोग, आप लोग बड़े हो गए हो थोड़े से, तो आप लोग कर सकते हो, ट्रिक्स बना सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद जोन सा है आर्मीनिया और आजरबाईजान। आपको पता है आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसका नाम है नारगोनो कराबाख। ये सवाल अब तो काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी दफा पूछा गया है, नारगोनो कराबाख इज डिस्प्यूटेड बिटवीन। तो नारगोनो काराबाख जोन सा है वो किस किस के दरमियान है, आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जोन सा है क्या है, डिस्प्यूटेड है। तो इनके दरमियान जोन सा है दोबारा अभी जंग, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हुई इस एरिया के अंदर। तो इनके दरमियान जोन सी पीस टॉक चल रही है। ये पिछली दफा भी पूछा गया था सवाल, तो अभी जोन सा पूछी जा रही है वो जो पीस टॉक हो रही है वो कहाँ हो रही है, जिनेवा के अंदर हो रही है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप इसको देख लेना। अच्छा जी, अभी इसका जो नेक्स्ट हमारा अक्टूबर होगा तो उसमें आपको इसका विनर बता दूंगा। विमेन T20 एशिया कप जो है उसका 8वां एडिशन खेला जा रहा है, कहाँ खेला जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान का आज सेमीफाइनल था, पाकिस्तान की विमेन टीम का और श्रीलंका की टीम का। तो श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया, जैसे पाकिस्तान मैन को हराया था। तो अब फाइनल जो होगा वो इंडिया की टीम के दरमियान और श्रीलंका की टीम के दरमियान आई थिंक परसों होगा।
तो वो जो विनर होगा वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों ने ये याद रखना है कि 2022 का जो विमेन एशिया T20 कप है वो कहाँ खेला जा रहा है, वो आपका बांग्लादेश के अंदर खेला जा रहा है। और मैन की बात करें तो मैन का आप लोगों को पता है कि मैन जो T20 एशिया कप है वो अभी कहाँ है, आपका दुबई के अंदर खेला गया था अभी रिसेंटली, जिसका विनर कौन था, श्रीलंका था। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा जी, उसके बाद इसको देख लेना कि सीएम पंजाब ने 2 अक्टूबर को एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस तरह के पीपीएससी कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन आप लोगों को याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, रिसेंटली इंडिया ने अपना होम ग्रोन एक हेलीकॉप्टर जो सा है हेलीकॉप्टर उसको लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्राचंद। ठीक है, उसका क्या नाम है? प्राचंद। इसी तरह जो सा एक पहले उन्होंने अपना क्या कहते हैं विक्रांत विक्रांत जो सा एयरक्राफ्ट वो लॉन्च किया था। और अब हेलीकॉप्टर जो सा है वो इंडिया ने नया अपना लॉन्च किया है। बड़ा कह रहे हैं कि स्मार्ट है और बहुत उस पर पैसे भी बहुत कम लगे हैं। तो ये प्राचांत जोन सा, इसको भी आप लोग देख लेना तो याद रहेगा। अब आते हैं मेन हमारा जो जो आपसे अगले पूरे साल जो आप लोगों का दिमाग खाएंगे, और अगर आप लोग इसको एक दिन 2 दिन लगाकर अच्छी तरह कोई ट्रिक्स बनाकर इनको याद कर लोगे नोबेल प्राइजेस को, तो आपको इंशाल्लाह जो सा है पूरा साल, अगला पूरा साल आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। नोबेल प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस जो से हैं आपके, एक चीज तो याद रख लो, नोबेल प्राइज हमेशा जो अनाउंसमेंट होती है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होती है। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर अनाउंसमेंट होती है। और ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, नीचे मेंशन भी है, दिसंबर के अंदर जो सा है ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। बाकी इसकी डिस्कशन आगे करेंगे। ये नोबेल प्राइज बेसिकली है क्या? ये 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। आप सब लोग जो से माशाल्लाह, जैसे मैंने बताया, बड़े बच्चे हो तो आप लोगों को पता है कि कितनी कैटेगरीज के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो 6 कैटेगरीज के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1901 के अंदर जो सा है ये मिलना शुरू हुआ था। एक इंसान था जिसने डायनामाइट बनाई थी, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, उसके नाम के ऊपर ये दिया जाता है। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर, लिटरेचर के अंदर और पीस अवार्ड। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक पीस अवार्ड वाहिद है जो कि ओस्लो के अंदर जो सा है वो आपका क्या है, नॉर्वे। ओस्लो के अंदर जो कि कैपिटल है नॉर्वे का, उसके अंदर दिया जाता है। बाकी ये पांचों के पांचों जोन से हैं ये स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, ये नीचे मैंने अलहदा थ्योरी लिखी भी हुई है, लेकिन यहाँ आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों का आगे जब मैं जाऊंगा रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पहली 5 कैटेगरीज जो सी हैं ये 1906 में मिलना शुरू हो गया था। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो स्टार्ट हुआ है वो 1968 में स्टार्ट हुआ है देना। लेकिन पहला अवार्ड दिया कब गया है? वो 1969 के अंदर दिया गया है। ये दोनों सवाल याद रखने हैं। इकोनॉमिक्स की कैटेगरी का आगाज कब हुआ है? इकोनॉमिक्स की कैटेगरी का आगाज हुआ है जी 1968 के अंदर। लेकिन जो पहला अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का, वो कब मिला है? वो आपका 1969 में। ये भी आप लोगों को नीचे डिटेल के अंदर मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं 2022 के अंदर। 2022 के अंदर क्या हुआ? 2021 के, मैं आप लोगों को, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 2021 का हमने क्या करना है, उसका अचार डालना है हमने। तो 2021 के जो आपका अब्दुल रजाक गुरना था, जिसका ताल्लुक किसके साथ था? तंजानिया के साथ था, जिसको लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, अब्दुल रजाक गुरना, उसको आपने याद रखना है। पीस प्राइज किसको मिला था? एक आपका वो दमित्री साहब थे, और एक आपकी मारिया रीजा साहिबा थी जिसका ताल्लुक फिलीपीन से था। इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज 2021 में मिला था। ये आप लोगों ने याद रखना है। बाकी आप भूल भी जाओ केमिस्ट्री फिजिक्स के, मैं अभी भी ये रिकमेंड करूंगा, भूलना नहीं है, पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये दोनों तो आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए। बेशक आज से 4 साल बाद भी आप लोगों ने इसको नहीं भूलना। तो इसी तरह जो इस तरह जैसे पिछले साल अब्दुल रजाक गुरना को मिला है, तो इस साल फ्रांस। ठीक है, 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा कि 2022 का लिटरेचर का जो अवार्ड है नोबेल प्राइज वो कहां मिला है। ठीक है, जो नोबेल का लिटरेचर का प्राइज मिला है 2022 का, वो किसको मिला है? तो वो आपने एनी एरनॉक साहिबा जोन सी हैं उनको मिला है। ये फीमेल हैं, इनको मिला है। एक तो ये पूछ लिया जाएगा। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि शी बिलोंग टू विच कंट्री। तो एनी साहिबा जोन सी हैं, इनका फ्रांस से ताल्लुक है। ठीक है, जैसे अब्दुल रजाक गुरना का लास्ट टाइम बता रहा हूं, तो उनका बार बार सवाल पूछा गया कि अब्दुल रजाक गुरना का ताल्लुक कहां से है? तंजानिया से। ठीक है, उनका ताल्लुक था तंजानिया से। तो अब एनी साहिबा का बार बार सवाल का पूछा जाएगा कि इनका ताल्लुक कहां से है? फ्रांस से है। ठीक है, तो जो इस तरह लिटरेचर का अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज जो लिटरेचर का मिला है, वो किसको मिला है? वो फ्रेंच ऑथर को मिला है, एनी साहिबा को मिला है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर। तो ये मेडिसिन वाला भी एक ही इंसान को मिला है। तो इसका भी आपने जो सा मुल्क याद रखना है। स्वीडन से इनका ताल्लुक है, स्वांटे साहब। स्वांटे साहब जोन से हैं, इनको मिला है। इन्होंने जोन सा है आपकी जो ह्यूमन जोन सी है जो एवोल्यूशन है उसके ऊपर कुछ काम किया है, जीनोम्स के ऊपर। तो उसके ऊपर डिस्कवरी के ऊपर इनको क्या मिला है? फिजियोलॉजी के अंदर या मेडिसिन के ऊपर स्वांते साहब जोन से हैं, ये स्वीडन से इनका ताल्लुक है। इस तरह याद रख लो, एस से स्वांते और एस से स्वीडन। ठीक है,
एस एस स्वांते और एस एस स्वीडन। इस भाई साहब का, ये भी आप लोगों से इसका कंट्री लाजमी पूछा जाएगा, तो ये दो कंट्री, तीन लोगों के इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाकी करो या ना करो, बल्कि मैंने मेंशन भी नहीं किए हुए, इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका नोबेल पीस प्राइज। लास्ट टाइम जर्नलिस्ट को मिला था, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। इस दफा किसको मिला है? तीन, एक बंदे को मिला है, एक बंदे को मिला है और दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये क्या है? एलएस साहब जोन से हैं, ये एलएस साहब जोन से हैं, ये क्या है? बेलारूस से ताल्लुक है इनका, बेलारूस से। उसके ये एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ये इंसान है, ये एक जीता जाता इंसान है, सांस आता है इस बंदे को, एलएस साहब है। उसके बाद जोन सा है एक आपका मेमोरी, क्या कहते हैं, मेमोरियल है। मेमोरियल जोन सा है, उसका क्या नाम है? ये ऑर्गेनाइजेशन है रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो इस दफा अवार्ड मिला है, दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला है ह्यूमन राइट का, सॉरी पीस प्राइज का, और एक आपके इंसान को मिला है, वो बेलारूस से ताल्लुक रखता है। और तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज। एक यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसका नाम याद रखना है, उसका क्या नाम है? सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज। फिर रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक इसको मिला है। और तीसरा इंसान है वो बेलारूस से ताल्लुक रखता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप इस तरह से अगर कोई ट्रिक याद रखना है कि यार यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशंस वहां काम कर रही होंगी, तो वहां की ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है। और एक बेलारूस है, बेलारूस जो सा उसका एक इंसान है, उसका नाम है एलएस, ठीक है, एलएस, तो उसको जो सा है पीस प्राइज मिला है। तो पिछली दफा दोनों इंसानों को मिला था, इस दफा एक इंसान है और उसके साथ दो ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिविल लिबर्टीज के ऊपर काम किया है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन को और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को क्या मिला है? ये नोबेल पीस प्राइज मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स जो सा है, इकोनॉमिक्स के अवार्ड को ये भी कहा जाता है, इसको पता नहीं किस तरह से पढ़ा जाएगा, रिक्स बैंक, ये पहला जो सा है, इसको जो भी पढ़ा जाता है, मुझसे तो नहीं पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। तो ये रिक्स बैंक जो सा है, ये स्वीडन का बैंक है, उसके नाम के ऊपर इकोनॉमिक साइंस का जो जो इकोनॉमी के ऊपर जो प्राइज मिलता है, उसको जो सा है किसके नाम के ऊपर रखा गया है? स्वीडन का जो बैंक है उसके नाम के ऊपर रखा गया है। ये मैंने बताया 1968 में, ये पहले भी बता चुका हूं, तो दोबारा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सा है किस किस इंसान को मिला है? ये आपका जो सा एक बेन साहब को मिला है, एक फिलिप साहब को मिला है, और एक आपके डायमंड डायमंड साहब को मिला है, ठीक है। एक आपके क्या है? बेन को मिला है, एक आपके किसको मिला है? बेन को मिला है, एक आपके फिलिप को मिला है, और एक आपके डायमंड को मिला है। तो इसकी भी कोई आप कहानी बना लेना, इसकी भी आप कोई जो सा है वो कहानी, और मिला किसके ऊपर है? बैंक्स के ऊपर, ये नीचे मेंशन मेंशन मैंने जो सा है वो किया हुआ है, ठीक है। इसका कोई बना देना कि क्या कहते हैं, बेन जो सा है, या इसको बेन को कर लो बैंक, ठीक है। इसको इस तरह से याद रख लो कि फिलिप जो सा है, एक इंसान है फिलिप, वो बैंक के अंदर डायमंड रखवाने आया है, ठीक है। अगर इस तरह से कोई ट्रिक बनाना हो तो वो आप लोग बना सकते हो, नामों के साथ आपको खेलना आता है तो वो आप लोग कर लोगे, मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं है। लेकिन इस तरह का बना लेना, बेन से बैंक, और फिलिप और डायमंड जो सा है वो तो इसके नाम के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से कोई फनी सा या कोई मिलता जुलता जो आपको ट्रिक बेहतर लगे वो बना लेना, लेकिन ये लाजमी बनाना, उस तरह से आपको भूल जाएगा। अच्छा जी, केमिस्ट्री के अंदर जो सा है, केमिस्ट्री के अंदर जो सा मॉलिक्यूल के ऊपर उन्होंने काम किया है, तो दो थेरीज उन्होंने, एक क्लिक केमिस्ट्री की थेरी होती है, पता नहीं क्या होता है, ये केमिस्ट्री वालों को ज्यादा पता होगा, और एक बायो और ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री की जो सी ये थेरी होती है। तो इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इन भाई साहब जो से, इन्होंने तीन लोगों ने काम किया है, तो इन तीनों को केमिस्ट्री का अवार्ड मिला है। तो इन तीनों के भी नाम आप लोग जो से वो याद रख लेना। एक शार्पलस है, ठीक है, एक शार्पलस है, एक का नाम मेल्डल है, और एक का नाम जो सा है बेर्टोजी है, एक का नाम क्या है? बेर्टोजी है। तो ये शार्पलेस जो सा है, इसको मेडल को मेडल बना लो कि एक शार्प मेडल जो सा है वो, इसको कोई और इसमें से कोई एक बना लेना, ठीक है। बर्टोजी जोन सा, इसका कोई ट्रिक बनाना हो तो इसका बना लेना। एक आपको शार्प मिल जाएगा यहाँ से, एक मेडल से आपको मेडल मिल जाएगा कि शार्प मेडल जोन सा है वो क्या है? बड़ा तेजी से किसी इंसान को मिला है। इस तरह का कोई ट्रिक बनाना हो तो बना लेना। तो नामों में से ट्रिक बना लोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। या इसको केमिस्ट्री के साथ भी जोड़ना हो तो जोड़ लेना, इतना इश्यू नहीं होगा। अच्छा जी, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो आपकी लास्ट कैटेगरी है, उसके अंदर जो मिला है वो आपका एस्पेक्ट को मिला है, क्लॉजर को मिला है, और एंटन साहब को मिला है। तो ये तीनों नाम जो थे ये भी आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर याद रखने हैं। और इसको किस वजह से मिला है? इसने फोटॉन्स के ऊपर काम किया है, ठीक है, ये इंटेंगल्ड फोटॉन्स के ऊपर काम किया है। पूरी लाइंस याद करने की जरूरत नहीं है, कि आप लोगों को केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि जी इन्होंने मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम किया है, या ये दो थेरीज याद कर लेना कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के ऊपर, थेरी के ऊपर काम किया है। उसके बाद इनको जो फिजिक्स के ऊपर मिला है, तो इन्होंने इंटेंगल्ड फोटॉन्स जो हैं उनके ऊपर काम किया है, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, बैंक के ऊपर जी काम किया उन्होंने, बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर काम किया है।
और जो पीस प्राइज सिविल लिबर्टीज के ऊपर काम किया है, और जो आपका मेडिसिन का है वो इंसानियत जो इंस्टिक्ट हो रही है, जो जीनोम्स हैं उनके ऊपर काम किया है। तो एक एक दो दो वर्ड्स बस याद रख लेना, इनके पूरी पूरी लाइंस आप लोगों के ये पढ़ने के लिए है, याद आपने एक एक वर्ड करना है ताकि आप लोगों को बस पता हो जाए। अच्छा जी, ये चीजों को कुछ पढ़ लेना, जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि जब आपको 10 मिलियन जो सा है वो स्वीडिश क्रोन मिले, ये कोनर लिखा हुआ है, क्रोन होता है, ठीक है, ये क्रोन होता है। तो 10 मिलियन जो से है वो आपको क्या मिलेंगे, 10 मिलियन इस पे प्राइज मिलता है, मेडल मिलता है। और 10 दिसंबर को जो सा है ये क्या है, सेरेमनी इसकी होगी। और उसके बाद ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ कि पीस प्राइज कहाँ मिलता है, नॉर्वे ऑस्लो के अंदर मिलता है। और जो आपके बाकी प्राइजेस हैं वो कहाँ मिलते हैं, स्वीडन के अंदर जो से मिलते हैं। ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने थ्योरी सारी ये ऐड की है, बल्कि मैंने ऐड नहीं की, जुबैर ने ऐड की है, अल्लाह उसका भला करे। तो आप जो सा है इसको देख सकते हो। उसके बाद ये सारी अगेन चीजें कि ये अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था। और ये भाई साहब जोन से क्या थे, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट कौन है, अल्फ्रेड नोबेल साहब, उसके नाम के ऊपर ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है। और पहला अवार्ड कब दिया गया था, 1901 के अंदर दिया गया था। और 1901 के अंदर जब दिया गया था तो उसके बाद क्या था, उस टाइम पर 5 कैटेगरीज थी, उसके बाद क्या थी, 5 कैटेगरीज थी। और ये छठी कैटेगरी इकोनॉमिक्स की जोन सी है, ये क्या है, 1968 के अंदर जो सा शुरू हुई। और फर्स्ट टाइम अवार्ड कब दिया गया, 1969 के अंदर दिया गया। और ये क्या है, ये इकोनॉमिक का अवार्ड किसके नाम से मंसूब है, स्वीडन का जो बैंक है उसके नाम से जो सा है वो दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। नोबेल प्राइज के अंदर, नोबेल प्राइज का जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका नोबेल प्राइज का टॉपिक भी कवर हो गया, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी रिवीजन हो गई, और आप लोग नए जो उनसे हैं वो क्या कर लोगे, याद कर लोगे। क्लियर है ना मेरे ख्याल में, तो इतना मसला तो नहीं है। ओके सीन है। अच्छा जी। अच्छा जी, एंगला मर्कल साहिबा से तो मेरे ख्याल में आप सब लोग वाकिफ हो गए। ठीक है। एंगला मर्कल साहिबा जो उनसे हैं आप सब लोग वाकिफ हो गए, हो सकता है किसी के नेबर के अंदर भी रहती हो एंगला मर्कल साहिबा। तो एंगला मर्कल साहिबा जो सी हैं, ये चांसलर थी किसी जमाने के अंदर। ठीक है, 4 दफा ये चांसलर रही हैं, 16 साल तक इन्होंने जर्मनी के अंदर क्या है, वहाँ की, वहाँ का जो जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ चांसलर होता है। तो एंगला मर्कल साहिबा, इनका जर्मनी से ताल्लुक है, इनका क्या है, जर्मनी से जो सा है ताल्लुक है। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था अगस्त के अंदर कि इनको क्या मिला है, इनको यूनेस्को पीस अवार्ड मिला था। यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड किसको मिला था, एंगला मर्कल साहिबा को। इन्होंने रेफ्यूजीज के ऊपर काम किया था। तो इनको अब 2 अवार्ड मिल चुके हैं रेफ्यूजीज के ऊपर काम करने के ऊपर। एक यूनेस्को पीस अवार्ड, ये आप लोगों का रिवाइज हो गया। और दूसरा जो अब इन्होंने जीता है उसका नाम है नैन्सन अवार्ड। उसका क्या नाम है, नैन्सन अवार्ड। ये 4 अक्टूबर को इनको मिला है। और ये नैन्सन अवार्ड कौन सी एजेंसी ने इसको दिया है, वो दिया है यूएनएचआर, यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। जो रेफ्यूजीज के लिए जो आपकी एजेंसी है उसका क्या नाम है, यूएनएचआर। ठीक है। यूएनएचआर पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी एक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो से अफगान रेफ्यूजीज रहते हैं। तो यूएनएचआर ने जो सा है ये एंगला मर्कल साहिबा को क्या दिया है, पीस अवार्ड दिया है। क्यों दिया है, ये यहाँ ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि इनकी एफर्ट्स फॉर रेफ्यूजीज। ये जो यूनेस्को पीस अवार्ड मिला है ये भी इनको क्यों मिला था, ये भी इनको मिला था कि इनकी जो एफर्ट्स थी रेफ्यूजीज के लिए, उनके ऊपर इनको जो सा है ये क्या है, ये अवार्ड मिला था। तो अब 2 अवार्ड मिल चुके हैं इनको, एक यूनेस्को पीस अवार्ड और एक यूएनएचआर पीस अवार्ड, या उसको क्या कहते हैं, नैन्सन अवार्ड भी कहा जाता है। बाकी यूएनएचसीआर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा के अंदर है। ठीक है, वो कहाँ है, आपका जिनेवा के अंदर है। इसके जो हाई कमिश्नर हैं, इसको जो लीड कर रहे हैं, उसका क्या नाम है, उसका नाम है फिलिपो ग्रैंडी साहिब जो से, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। और ये कब शुरू हुआ था, ये सारी चीजें आप लोग इसको देख लेना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एफपीएससी में भी पूछा गया था कि यूएनएचसीआर जो सा है उसको, उसके जो हेड हैं वो कौन है, तो उसका नाम है फिलिपो ग्रैंडी साहब जोन से हैं। इसको देख लेना कि इसका ताल्लुक किस मुल्क से है, वैसे पूछा तो नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर इसको देख लेना कि फिलिपो ग्रैंडी साहब जोन से हैं, इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है। अच्छा जी। उसके बाद जो सा है, अभी नॉर्थ कोरिया आजकल जो सा बैलिस्टिक मिसाइल जो सा फायर कर रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लिख लो, क्योंकि पिछले जो से 5 सालों के बाद, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पिछले 5 सालों के बाद पहली दफा जो सा है बैलिस्टिक मिसाइल जो से वो जापान के ऊपर से फायर किए हैं। और इसी वजह से ये जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताई थी, ये रीजन क्या है, इसकी इसकी रीजन ये है कि ये यूएस, जापान की और साउथ कोरिया की जो सबमरीन ड्रिल्स हो रही हैं, इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने क्या है, जो सबमरीन, वो जो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो फायर किए हैं। ठीक है, ये जो ऊपर उनकी एंटी बैलिस्टिक, वो उनकी एंटी सबमरीन जो सी वो मशकें हो रही हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ उन्होंने किया है।
अच्छा जी, आजकल एक और ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि देखो अभी अभी किसी ने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था, तो आज दो तीन ऑर्गेनाइजेशन तो आज ही डिस्कस हो गई आपकी। अच्छा जी, ऑयल की अभी एक मीटिंग हुई है ओपेक प्लस की। तो इसके लिए आपको जरूरी था कि मैं ओपेक के बारे में बता दूं, क्योंकि आजकल बड़ा न्यूज में है ओपेक। तो आप वैसे इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का एक लेक्चर भी है यूट्यूब के ऊपर, अगर किसी ने देखना हो तो वो देख सकता है। ओपेक जो सा है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो मुल्क जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी कब बनी? 1960 के अंदर बनी। 5 मुल्कों ने बनाई। उन 5 मुल्कों का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो 5 मुल्क थे। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये 5 मुल्क थे जिन्होंने ओपेक की बुनियाद रखी। और इसका मतलब क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। वो मुल्क जिनके अंदर पेट्रोल है और वो एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि हम किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, कितना ऑयल हमने बाहर भेजना है, कितने ऑयल को हमने प्रोड्यूस करना है। तो ये चीज के लिए उन्होंने एक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, क्या बनाई उन्होंने? एक ओपेक जोन सी है उसकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो ये ओपेक जोन सी है, ये 1960 के अंदर जोन सी है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन जोन सी है वो बन जाती है। ओपेक जोन सी है ये आपकी, इसकी हेडक्वार्टर जोन सा है वो, सॉरी, बन जाती है। हेडक्वार्टर इसका नहीं, मैं हेडक्वार्टर जोन सा है ओपेक का, वो वियना। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वियना। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वियना। उसके अंदर ओपेक का क्या है? ओपेक का हेडक्वार्टर है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? इसके टोटल मेंबर्स थे 14। इसके मेंबर्स कितने थे? 14। तो आपने याद रखना है, कतर ने 2018 के अंदर इसको छोड़ दिया। कतर लेफ्ट ओपेक इन 2018। अब दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि कतर ने कब छोड़ा, दिसंबर के अंदर 2018 में छोड़ा या नवंबर के अंदर आई थिंक छोड़ा था, वो मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दूसरा पूछा जा सकता है कि विच कंट्री रिसेंटली लेफ्ट ओपेक। तो कतर जोन था उसने छोड़ा, उसके बाद 13 मेंबर्स रह गए इसके। ठीक है, कतर ने कहा कि भाई मैं तेल से साइड पर जा रहा हूं, मैं एलएनजी जोन सा है मैं उसके ऊपर काम करूंगा, तो मुझे आप लोगों का ये सस्ते तेल की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो ओपेक है, ये इसका जोन सा ओपेक के बारे में अगर हम बात करें, तो ओपेक के बारे में ये तो चीजें हो गई कि इसमें जो सा है आपके 80% जो से हैं रिजर्व्स हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया का जो 40% क्रूड ऑयल है वो ये ओपेक जो मुल्क हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, ओपेक प्लस। ओपेक और ओपेक प्लस में क्या फर्क है? अब ओपेक जो सा है ये तो थे सिर्फ अरब मुल्क थे ज्यादातर। जब ये ओपेक बना, आप देखो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इसमें वेनेजुएला को निकाल लो तो ये सारे जो से अरब मुल्क थे। तो ये सारे जो से हैं कंट्रोल करते थे। लेकिन कुछ और भी मुल्क हैं जिनके अंदर से ऑयल निकलता है। कजाकिस्तान हो गया आपका, अल्जेरिया हो गया, नाइजेरिया हो गया, सबसे बड़ा रशिया हो गया। ठीक है, तो वो जो मुल्क थे उन्होंने ओपेक के साथ राब्ता किया, और उसके वजह से क्या हुआ? ओपेक प्लस बन गया। ओपेक प्लस कब बना? 2016 में बना। और ओपेक प्लस के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 13 मेंबर्स पहले ओपेक के, और नए 11 मेंबर्स जो से हैं वो ऐड हुए। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क कौन सा है? वो है आपका रशिया। उसमें आपका इंपॉर्टेंट मुल्क कौन सा है? रशिया। यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ, यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ ओपेक या ओपेक प्लस। ठीक है, यूएसए जो सा है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यूएसए जो सा है वो एक्सपोर्ट नहीं करता। यूएसए ज्यादा तेल एक्सपोर्ट नहीं करता, यूएसए की अपनी ही जरूरियात बहुत ज्यादा है। यूएसए एक्सपोर्ट नहीं करता इतना ज्यादा, तो इसलिए यूएसए इज नॉट मेंबर ऑफ ओपेक या ओपेक प्लस। तो रशिया इसका मेंबर है। रशिया इसका मेंबर है, सऊदी अरेबिया इसका मेंबर है, ईरान, इराक जो से ये इसके मेंबर हैं, लेकिन यूएसए नहीं है। ठीक है, तो ये ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओपेक डिफरेंट है, लेकिन 11 मुल्कों ने 2016 के अंदर इसको ज्वाइन किया, तो उसके बाद इसको क्या कहा जाता है? ओपेक प्लस जो सा है वो कहा जाता है। तो यही इशू चल रहा है जो आजकल बाइडन ने तड़ी लगाई है, बाइडन ने जो धमकी दी है। अब मसला क्या हुआ, अब मैं ये समझा देता हूं। ओपेक प्लस की मीटिंग हुई अभी रिसेंटली, पिछले वीक के अंदर ओपेक प्लस की मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि हम ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। अब आपको इकोनॉमी मैंने पढ़ाई हुई है, इकोनॉमी का एक रूल है कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जब आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसका जो क्या होती है, उसको डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे, आप उसकी प्रोडक्शन कम कर दोगे, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप रोज का समझो, लेट्स सपोज मैं इसकी छोटी एग्जांपल दूं अगर आपको, कि आप जो सा है 10 लीटर रोज का तेल बेच रहे हो, तो आपको जो सा है, ठीक है, आप क्या करो, वही तेल जो सा है उसको 5 लीटर कर दो या 6 लीटर कर दो, तो आपके जो सा तेल है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो अब ओपेक प्लस ने क्या फैसला किया है कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे, मेरे ख्याल में 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे जो ऑयल है उसकी आने वाले दिनों में कीमत बढ़ेगी। तो अमेरिका के अंदर पहले महंगाई है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है रशिया यूक्रेन वार की वजह से। तो इससे क्या होगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। इससे क्या होगा, इससे महंगाई जो सी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए अमेरिका ने कहा है कि सऊदी अरेबिया को जो सा है वो कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे
प्राइसेस बढ़ाने के, तो इस वजह से ये मसला चल रहा है। अच्छा, बाकी ये इसको देख लेना। टीचर्स डे, ठीक है, टीचर्स डे जिन्होंने मुझे विश किया था अल्लाह उनका भला करे, जिन्होंने नहीं किया था उनका भी अल्लाह भला करे। ठीक है। मोस्ट रिजर्वायर किस मुल्क के पास है? वेनेजुएला के पास। ये ये इतनी दफा मैंने चीज एक्सप्लेन किया है आप लोगों को भी, मैं एक्सप्लेन चलो ये बाद में करूंगा कि सबसे ज्यादा जो रेजरवायर हैं वो अब रेजरवायर का क्या मतलब होता है कि ऑयल सबसे ज्यादा किसके पास है। फिर दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है ऑयल के रेजरवायर होना, ठीक है, वो वेनेजुएला के पास है। फिर होता है उस ऑयल को प्रोड्यूस करना, ठीक है, उस ऑयल को निकाल के असल फॉर्म के अंदर क्रूड ऑयल की फॉर्म में लाना, ठीक है। वो सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो आपका कौन प्रोड्यूस करता है? वो अमेरिका करता है, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है, सबसे ज्यादा रेजरवायर किसके पास है, ऑयल किसके पास है, वेनेजुएला के पास। लेकिन सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन सा मुल्क करता है? वो आपका यूएसए करता है। सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कौन सा मुल्क करता है? वो सऊदी अरेबिया करता है। ये तीन डिफरेंट चीजें। ठीक हो गया? ये तीन चीजें याद रखनी है। एक होता है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि मेरे पास सोना है, ठीक है, मेरे घर के अंदर सोना है, तीन घर हैं, तीन घर हैं, ठीक है। इसकी एक आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं कि तीन घर हैं, तीन घरों के अंदर सोना है जमीन के नीचे, ठीक है, तीन घरों के अंदर सोना है। सबसे ज्यादा सोना मेरे घर के अंदर है, लेकिन मैं उस सारे सोने को निकालता नहीं हूं। मैं लेट्स सपोज मैं 5 तोले निकालता हूं और बेचता हूं रोज का। लेकिन मेरा जो साथ वाला हमसाया है उसके पास कम रेजरवायर है, लेकिन वो रोज का 10 तोले सोना निकालता है, ठीक है, लेकिन वो अपने पास रखता है। जो तीसरा है, वो तीसरा जो सा है वो निकालता वो भी मेरे जितना है, 5 तोले सोना, लेकिन वो क्या करता है, 5 का 5 बाहर बेच देता है, ठीक है। तो ये चीज जो सी आप लोगों ने याद रखनी है कि एक के पास रिजर्व ज्यादा है, वो वेनेजुएला है, लेकिन वो प्रोड्यूस वो उतना तेल निकालता नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कह सकते हैं हम। फिर अमेरिका जो है सबसे ज्यादा तेल निकालता है, तो प्रोड्यूस सबसे ज्यादा वो करता है, लेकिन जो दूसरे मुल्कों को बेचता है वो क्या है, वो आपका सऊदी अरेबिया है। वो क्या है आपका? सऊदी अरेबिया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, लेकिन जिनको नहीं समझ आई तो आप लोग जो है फिर इसको बाद में रिकॉर्डिंग के अंदर देख लेना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जियोग्राफी का आपको, ठीक है, ये आपका क्या है, जियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बलूचिस्तान के 35 डिस्ट्रिक्ट थे, दो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा हुए हैं, एक क्या कहते हैं करीजात, और एक उस्ता मोहम्मद जोन सा है। हब पहले 34 थे, एक एक्स्ट्रा हुआ, हब का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो 35 हो गए, तो 36 और 37। अब हब टोटल बलूचिस्तान के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 37 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इस टाइम पर बलूचिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 37। और डिवीजन कितने हैं? 7। 7 डिवीजन है और 37 डिस्ट्रिक्ट है। ये लाजमी आप लोगों ने याद रखना है। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो अपने जियोग्राफी के लेक्चर के अंदर जाकर इसको करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन क्या मतलब, उसको ऐड कर सकते हो अपना, कि आप बलूचिस्तान के अंदर 37 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, और जो नए बने हैं उनका भी नाम आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रिडिक्ट किया कि 2% ग्रो करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी प्रिडिक्ट किया कि 2% करेगी। ये लाजमी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये सवाल आप लोगों का पीपीएससी को इस टाइम इस तरह के बड़ा फोकस होता है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है। तो दोनों ने, कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ने भी कहा है कि 2% पे ग्रो करेगी, और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो सी है वो कितने ऊपर ग्रो करेगी, 2% के ऊपर जो सा ग्रो करेगी। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। और लास्ट टाइम की तो मेरे ख्याल में ग्रोथ आप लोगों को पता होगी। जिन जिन को 2022 की ग्रोथ पता है वो जरा एक दफा मुझे मैसेज करके बताओ कि पाकिस्तान की पिछले साल की ग्रोथ जो सी है वो कितनी है। पाकिस्तान की पिछले साल की ग्रोथ जो सी है, जीडीपी ग्रोथ, वो कितनी है? 5 पॉइंट कितने 7? 5.97। शाबाश। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जीडीपी ग्रोथ, लाजमी याद होनी चाहिए आप लोगों को। पाकिस्तान की पिछले साल की पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी है? 5.97। अब तो मेरे ख्याल में जितनी दफा मैं रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को, घर वाले कुछ रोटी भी पूछते होंगे तो आप कहेंगे 5.97 जीडीपी ग्रोथ है पाकिस्तान की। तो इस तरह से चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको याद रखा करो। अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के लिए दिया है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना। अच्छा, ये जर्मनी वाला मैंने क्यों लिखा है? आपको पता है पाकिस्तान के एक वजीर खारजा हैं, उनका नाम है बिलावल भुट्टो, ठीक है, उनका क्या नाम है? बिलावल भुट्टो जरदारी, बीबीजी। तो बीबीजी साहब जो हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जर्मनी गए हुए हैं। तो जर्मनी ने क्या किया है, 10 मिलियन जो से यूरोज हैं वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया, वो ऐलान किया है 10 मिलियन देने का। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट है जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर का नाम, ये फीमेल है, ठीक है, ये एनालिना बेयरबॉक, ये पाकिस्तान भी आई थी, और इनको फिर कोरोना हो गया था, और फिर इनको जो सा है वो वापस जाना पड़ा था, ठीक है। उनको क्या किया गया था, उनको
एनालिना बेयरबॉक साहिबा को वापस जाना पड़ा था, ये पाकिस्तान आई थी। मैंने आप लोगों को लास्ट करंट अफेयर्स के अंदर ये लिखवाया है, ठीक है। ये पिछले या उससे 2 महीने पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आई हैं और इनको कोरोना हो गया है। तो अब बिलावल साहब ने कहा कि आप ना आए, दोबारा कोरोना हो जाए तो मैं आ जाता हूँ आप लोग आपसे मिलने, इतनी क्या टेंशन की बात है। तो बिलावल साहब जब मिलने गए तो इन्होंने पहली दफा, जर्मनी ने पहली दफा कश्मीर के ऊपर, हाँ बिल्कुल अगस्त में आए थे, जर्मनी ने, ये किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बहन जी ने, एनालिना साहिबा ने, इसने क्या किया है, कश्मीर के ऊपर पहली दफा एक बयान दिया है। आज तक जर्मनी ने कभी भी कश्मीर के ऊपर बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो सा है वो क्या कहते हैं, बरनौल के ट्रक जाते हुए दिखाई दिए। तो इंडिया के अंदर काफी जो सा है वो मिर्चें लग रही हैं इनके बयान की वजह से। तो ये इसलिए ये मैडम साहिबा आजकल न्यूज में है, तो इसका नाम याद रखना है। एनालिना बेयरबॉक साहिबा कौन है? ये जर्मनी की वजीर खारजा हैं। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना। साहिबा बीबी, इसके ऊपर आजकल कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि ये कांस्टेबल बनी है, क्या कहते हैं, पंजाब पुलिस के अंदर, ट्रांस पर्सन है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सा है लोग एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको आप लोग जो सा है वो देख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद जो सा अगर हम बात करें, उसके बाद जो सा अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर का जलजला, ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 में क्या आया था, जलजला आया था। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। एनालिना ने कश्मीर के ऊपर यह बयान दिया था, उसने कहा था कि मेरे, उसने कश्मीर को मेरे ख्याल में डिस्प्यूटेड रीजन कहा है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन उसने कश्मीर के रिलेटेड एक बयान दिया है कि उसने डिस्प्यूटेड रीजन कहा है, और दूसरा उसने ये कहा है कि हम उस कश्मीर की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरह से मतलब उन्होंने कहा है। पहले वो कभी कश्मीर के ऊपर कोई बात ही नहीं करते थे, वो कहते थे पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मैटर है वो देखें। इस दफा उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस तरह की चीज हो, डिस्प्यूटेड रीजन है, और ये इस तरह से कोई डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, लेकिन इंडिया को वो आंसर बुरा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा जी, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या था, जलजला आया था, ठीक है, जलजला आया था 8 अक्टूबर का। तो आप सब लोगों को जो सा है, मेरे ख्याल में मेरे जितने ही बुजुर्ग हो गए आप लोग, या मुझसे थोड़े से कम बुजुर्ग हो गए, तो मुझे क्योंकि ये जलजला याद है, तो आप में से जो जो मेरे जितनी बुजुर्गी की उम्र में पहुंचे हुए हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ जो सा है वो ये जलजला याद होगा कि 8 अक्टूबर को जो सा है ये पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये जलजला आया था। अच्छा जी, उसके बाद जो सा आपको पता है अभी 16 अक्टूबर से क्या है, वर्ल्ड कप आपका शुरू होने वाला है। कहाँ शुरू होने वाला है जी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू होने वाला है। कौन सा है? T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। और इसका जो सा है 8वां एडिशन खेला जाएगा, ठीक है, 8वां एडिशन खेला जाएगा। और इसको आप लोग देख लेना, पहला एडिशन इंडिया ने जीता था पाकिस्तान को हरा के, दूसरा एडिशन जो सा है वो पाकिस्तान ने जीता था श्रीलंका को हरा के, तीसरा एडिशन जो सा है वो इंग्लैंड ने जीता था। और इंग्लैंड ने मेरे ख्याल में किसको हराया था, अल्लाह भला करे, पता नहीं किसको हराया था, ये देख लेना। 2012 का जो सा है वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था, और वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था। 2014 का जो सा है इसमें श्रीलंका ने जो सा है, ये भी अल्लाह को पता किसने हराया था, ये इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने किसको हराया था। ओके है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो सा है 2016 के अंदर वेस्ट इंडीज जीती, और 2021 के अंदर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जीती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2021 का जो सा है वो कौन, ऑस्ट्रेलिया जीती, और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 वाला जो सा ये इंपॉर्टेंट है। 7वां एडिशन किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और किसको हराया, न्यूजीलैंड को हराया। और 2022 जो सा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंशाल्लाह जो सा वो पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। और ना जीता तो मुझे कुछ ना कहना, ये लेकिन मैंने खुद ऐड किया है, मेरे दिल की दुआ है। बाकी अल्लाह खैर करे, ताहिर की बात से कुछ ना कुछ इत्तेफाक करते हैं हम भी, ठीक है। अच्छा जी, अनदर अक्टूबर का इंपॉर्टेंट इवेंट, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब, ठीक है। गवर्नर सिंध पहले कौन थे, इमरान इस्माइल, अब कौन आ गए हैं, एमक्यूएम के कामरान टेसोरी साहब। एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, 34वें 34th गवर्नर हैं। और इन्होंने क्या है, इन्होंने जो सा है वो हल्फ उठाया है। और पहले सिंध के गवर्नर कौन थे, हुसैन हदायतुल्लाह। हुसैन हदायतुल्लाह साहब जो से हैं, हुसैन हदायतुल्लाह साहब जो से हैं वो क्या थे, सिंध के पहले गवर्नर थे पाकिस्तान बनने के बाद। वैसे अगर ओवरऑल कभी पूछा जाए कि जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिंध जो सा है उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, चार्ल्स नेपियर साहब। चार्ल्स नेपियर साहब, NAPIER, चार्ल्स नेपियर साहब जो से हैं वो आई थिंक 1843 के अंदर सिंध को एनेक्स किया था। तो 1843 के अंदर चार्ल्स नेपियर साहब जो से हैं वो क्या है,
वो सिंध के पहले गवर्नर थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद सिंध के पहले गवर्नर कौन थे? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। और कर मैंने आप लोगों को पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून गवर्नर का भी बताया था सिंध का, बेगम राना लियाकत अली खान। तो वो भी 1973 से 76 तक वो भी सिंध की गवर्नर रही हैं। और अब जो उनसे हैं इनकम्बेंट या इस टाइम पर जो मौजूद हैं वो कौन है? कामरान टेसोरी साहब। कामरान टिसोरी साहब के बारे में मुझसे कुछ ना ही पूछो तो आपका जो सा है वो भला रहेगा। ठीक है, आप लोग खुद इसको सर्च कर लेना। ये एक गोल्ड के ताजिर हैं और इनके बारे में लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो आप लोग ऑनलाइन जाकर इनके बारे में बातें पढ़ लेना। अच्छा जी, जो गवर्नर होता है, गवर्नर जब हल्फ उठाता है तो गवर्नर से हल्फ कौन लेता है? उस सूबे का जो चीफ जस्टिस होता है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये पहले मैंने बताया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता कि जब भी जो आपका क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो गवर्नर होता है, जब उसने हल्फ लेना होता है तो उससे हल्फ कौन लेता है? उस सूबे का चीफ जस्टिस। अगर आपका वजीर आला ने किसी सूबे का हल्फ लेना हो तो वजीर आला से कौन हल्फ लेता है? उस सूबे का गवर्नर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि अगर किसी वजीर आला ने हल्फ लेना हो, जैसे अभी परवेज इलाही ने हल्फ लेना था, तो परवेज इलाही जो सा है, वैसे तो उससे सदर ने हल्फ लिया क्योंकि अदालत का हुक्म था। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी सूबे के वजीर आला ने हल्फ उठाना है तो उस सूबे का जो गवर्नर है वो उससे हल्फ लेगा, और अगर गवर्नर ने हल्फ उठाना है तो उस सूबे का जो चीफ जस्टिस है वो उससे हल्फ लेगा। इसी तरह अगर आप ऊपर चले जाओ, अगर आप ऊपर चले जाओ तो विफाक की तरफ, तो अगर जो आपका सदर है, अगर आपका सदर जो सा है उसने हल्फ उठाना है तो सदर से हल्फ कौन लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ लेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो हल्फ लेगा। और अगर अगर आपके वजीर आजम ने हल्फ उठाना है तो वजीर आजम से हल्फ कौन लेगा? वजीर आजम से हल्फ लेगा सदर पाकिस्तान। वजीर आजम से सदर पाकिस्तान हल्फ लेगा, सदर पाकिस्तान से हल्फ कौन लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह नीचे सूबों में आ जाओ कि वजीर आला से हल्फ कौन लेगा? गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस। अगर वजीर आला बलोचिस्तान ने हल्फ उठाना है तो बलोचिस्तान का जो गवर्नर होगा वो उससे हल्फ लेगा, और अगर बलोचिस्तान के गवर्नर ने हल्फ उठाना है तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो उससे क्या करेगा? हल्फ लेगा। ये सारी चीजें बेसिक बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो से हैं, आप वो क्या करेंगे? वो वाइस चेयर करेंगे COP27। COP आप लोगों को पता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर, जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट के ऊपर जो सी है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी होती है, क्या कहते हैं, एक आपकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो सी है, हर साल जो सी है आपकी एक समिट होता है, उसको हम कहते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो सा इसको कहा जाता है। पिछले साल जो सी 2021 में COP26 हुई थी इंग्लैंड के अंदर, कॉर्नेवल के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हुई थी। अब 2027 की कहाँ होनी है? 6 से 18 नवंबर या नवंबर के अंदर मैं दोबारा डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही और मैं जो से आप लोगों को इस तरह से पढ़ाता रहा इधर, तो आप लोग जो से हैं 6 से 18 नवंबर तक जो से हैं इजिप्ट के अंदर, आप देखोगे कि हम शर्मुल शेख भी जाएंगे और वहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि COP जो सा है, COP27 इजिप्ट के अंदर हो रही है। तो इसका चेयरमैन कौन है COP27 का? इजिप्ट। इजिप्ट का जो सदर है, ये जो जिसका नाम लिखा हुआ है अब्दुल फतेह अल सीसी, इसका चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन है इजिप्ट का सदर अब्दुल फतेह अल सीसी, क्योंकि इजिप्ट के अंदर ये COP हो रही है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब को इसकी नाइब चेयरमैन बनाया गया है, या नाइब या वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये लाजमी सवाल पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो COP27 कहां हो रही है? इजिप्ट के अंदर हो रही है, और इसका चेयरमैन कौन होगा? इजिप्ट का प्रेसिडेंट होगा। लेकिन इसका नाइब चेयरमैन कौन है? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जिनको कल इनके बेटे समेत मनी लॉन्ड्रिंग से बरी किया गया है, उनको जो वो जोन से है अब COP27 की वाइस चेयरमैनशिप जोन से है वो संभालेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जोन सा इसको देख लेना कि वेब 3.0। अब वेब 3.0 क्या होती है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो वेब 3.0 का अगर किसी को शौक होगा तो नेट से देख लेना। और इसके बारे में आप हमारे जो सबसे हाईली क्वालिफाइड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो मिफ्ता इस्माइल, उनसे किसी ने पूछा था कि सर वेब 3.0 के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि फ्रैंकली आई डोंट नो अबाउट वेब 3.0। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूंगा कि आई डोंट नो अबाउट वेब 3.0। तो अगर किसी को शौक होगा तो वो इंटरनेट के ऊपर देख सकता है। लेकिन इसमें ज्यादातर ये है कि क्या कहते हैं, वेब 3.0 के ऊपर जो इकोनॉमिक के रिलेटेड अगर बताऊं
तो इसमें यह है कि आपकी जो बिल्कुल ये मतलब करेंसी के रिलेटेड पेपरलेस हो जाएगी, आपकी एक चेन बन जाएगी, क्रिप्टो करेंसी आ जाती है इसमें। इसमें डिफरेंट ये क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें जो थोड़ी बहुत मेरी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग है वेब 3.0 की। तो वेब 3.0 जो सा है, इसका सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसका सवाल ये पूछा जा सकता है कि वेब 3.0 जो सा है, उसका सबसे पहले इनिशिएटिव अभी रिसेंटली कौन सी हुकूमत ने लिया है? वो पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये जैसे डिसेंट्रलाइज कर देगी। डिसेंट्रलाइज का ये मतलब कि जैसे अब आपका स्टेट बैंक हर इकोनॉमी हर चीज को कंट्रोल करता है, तो ये उससे खत्म कर देगी। ये आपका डाटा लीकेज वगैरह, सेलिंग, हैकिंग, इस तरह की चीजें इसमें हैं। और भी बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है वेब 3.0, जिसके अंदर ये आपकी ये जो आप सुनते हो मेटावर्स आ जाएगी, और ये डिफरेंट, ये सारा आपका इंटरलिंक है वेब 3.0, ठीक है। तो ये इसका बड़ा नेक्स्ट लेवल है। ये आप लोग किसी को अगर शौक हो इस तरह की चीजों में, तो वो इसको देख सकता है, इंपॉर्टेंट उसको दिल करे तो। अगर अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब कल 12 तारीख थी, शहबाज शरीफ साहब कल के जो है कजाकिस्तान गए हुए हैं। अब कजाकिस्तान वही मुल्क है जिसका कैपिटल क्या है? आस्ताना, ठीक है, आप लोगों को मैं बताया। तो इसके अंदर एक समिट हो रहा है, 6th समिट, 12 से 13। आज 13 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब का भी खिताब भी था। वो है सीसा। सीसा सीसा क्या है? जो कॉन्फ्रेंस ऑफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस फॉर इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर इन एशिया। सीसा स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस फॉर इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर इन एशिया, ठीक है। इसकी एक 6 समिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान, अस्ताना के अंदर। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ कर रहा है, ये मैंने आपको बताया है। और आज 13 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया है? खिताब भी किया है। उन्होंने जो सा खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी 3-4 बातें की हैं। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का इशू हल हो जाए तो हम इंडिया के साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा जी, अब सीसा है क्या? सीसा जो सा सबसे पहले जो सा है, कजाकिस्तान के जो सदर थे, पहले मैंने ये आपको बताया था, ये नूर सुल्तान, ये जिनके नाम के ऊपर नूर सुल्तान रखा गया था। तो नूर सुल्तान साहब ने 1992 के अंदर जो सा इसका प्रपोजल दिया था, लेकिन ये जो बनी है सीसा, वो कब बनी है? 1999 के अंदर ये सीसा बनी है। ये जो सीसा है, ये कहाँ बनी है? ये आपकी कजाकिस्तान के अंदर बनी है। उनके नूर सुल्तान का ये प्रपोजल था। और ये जो सा है आपकी कब बनी? इसका प्रपोजल कब दिया गया? प्रपोजल दिया गया 1992 के अंदर। लेकिन ये जो बनी है वो 1999 के अंदर बनी है। और इसके 27 मेंबर हैं। इसके कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स हैं। इसके 27 मेंबर हैं। और पाकिस्तान जो सा है इसका मेंबर है। इंडिया जो सा है वो भी इसका मेंबर है। कजाकिस्तान इसका मेंबर है। आपको 27 याद करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों इसके क्या है? मेंबर हैं। ये दोनों इसके क्या है? मेंबर हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने इसके बारे में याद रख लेनी है। अच्छा जी, वर्ल्ड मेंटल मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। नहीं, हर कॉन्फ्रेंस इसकी कजाकिस्तान में नहीं होती। इसकी जो सी है एक कॉन्फ्रेंस जो सी है वो आई थिंक तुर्की के अंदर भी हुई थी। एक दो डिफरेंट में हुई है। आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सारी जो सी है वो याद करने की जरूरत नहीं है। जो करंट हुई है बस उसी को देख लो, बाकी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वर्ल्ड मेंटल मेंटल हेल्थ डे जो सा है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कल जो सा है मैं आप लोगों को सैटरडे का, क्योंकि आप लोगों का ऑफ होगा, तो सैटरडे के लिए आपको इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट बुक्स जो सी हैं वो मैं आप लोगों को असाइन कर जाऊंगा। तो उसमें आप लोग जो सा ये सारी चीजें देख लोगे, तो ये सारे आपको वर्ड्स और बुक्स जो सी हैं उनका फिर आपका संडे को टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये कल मैं आप लोगों को ये डिटेल में चीजें, बल्कि अभी भी बता दूंगा, कल भी दोबारा बता दूंगा जब आपका 11 बजे का लेक्चर होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर अगर किसी को याद हो, जो पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों की मैं मेमोरी चेक करना चाहूँ, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है एक। अगर मुझे कोई वो बता दे गलती से कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ जो सा है वो कब मनाया जाता है। अच्छा जी, दिसंबर जुलाई दोनों गलत, अक्टूबर गलत। दिसंबर भी नहीं, जुलाई भी नहीं, अक्टूबर भी नहीं। तुक्का लगाओ मुसलमानों, तुक्का। नवंबर गलत। मई, शाबाश सफीर। मई जो सा है, मई, मई का महीना जो सा है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। और जो 10 अक्टूबर है ये मेंटल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। ये मैंने उसके अंदर आप लोगों को बताया था। तुक्का नहीं है, तुक्का नहीं उसने लगाया। अच्छा, उसके बाद जो सा है 10 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब ने थर के अंदर जो सा है पावर प्लांट का इफ्तिताह किया है। तो ये आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए, किस डेट को भी रिसेंटली 10 अक्टूबर को एक इफ्तिताह किया है। थर के अंदर आपको पता है पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कोयला है। तो थर के अंदर जो सा है एक 330 मेगावाट का पावर प्लांट का क्या है? इफ्तिताह किया है। अभी कल परसों इफ्तिताह किया था और आज पूरे मुल्क के अंदर क्या है? बिजली चली गई है। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान जो है उनको आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ किसका मिला है? सितंबर का मिला है। सितंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो अवार्ड 2022 का किसको मिला है?
मोहम्मद रिजवान को मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोगों को याद होगा, दोबारा रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की, कि बाबर आजम को मार्च 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ मिल चुका है और अप्रैल 2021 का भी प्लेयर ऑफ द मंथ मिल चुका है। और मैंने आपको अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स अगर खोलकर देखोगे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि बाबर आजम वाहिद पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर वाहिद प्लेयर है जिसने 2 दफा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हासिल किया है। एक अप्रैल 2021 के अंदर किया है और एक मार्च 2022 के अंदर किया है। और अभी कौन सा है, रिजवान ने पहली दफा सितंबर 2022 के अंदर किया है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो हासिल किया है। बाकी 10 अक्टूबर के काफी सारे क्वेश्चन है। 10 अक्टूबर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं पाकिस्तान के जो हैं वो साइंसदान, उनको जो सा है क्या है, उनकी डेथ हुई थी अब्दुल कदीर खान की। इनके हवाले से अगर आप लोग 2021 का अक्टूबर का यूट्यूब पे जाकर करंट अफेयर्स को देखोगे तो उसमें आपको 2-3 चीजें मिलेंगी जो मैंने बताई थी और वो एफपीएससी के पेपर के अंदर पूछी गई। एक तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो से है उनकी डेट ऑफ डेथ, और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उनका जनाजा जो है वो कहाँ पढ़ाया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो से है उनका जनाजा जो है वो कहाँ पढ़ाया गया। तो उनका जो क्या कहते हैं जनाजा था, उनका जो जनाजा था वो आपका फैसल मस्जिद के अंदर पढ़ाया गया था। ठीक है, उनका जो जनाजा है वो कहाँ पढ़ाया गया था, फैसल मस्जिद के अंदर पढ़ाया गया था। और जब इनकी डेथ हुई है उस टाइम पर आई थिंक इनकी 85 ईयर एज थी। ठीक है, इनकी जो एज थी वो कितनी थी, 85 ईयर एज। तो ये सारे सवाल जो हैं वो आप लोगों से क्या है, मैंने तब आप लोगों को बताए थे, तो ये आपके एफपीएससी के अंदर पूछे गए हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स को हल्का ना लिया करो। अभी भी मेरे ख्याल में आज आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं जिनके पेपर होने हैं एफपीएससी के। तो अपने करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उनको टाकी शाकी मार लो और वो जहां जहां पड़े हुए हैं उनको जो है थोड़ा थोड़ा सुबह दोपहर शाम हल्का हल्का डाइजेस्ट करना शुरू कर दो। अच्छा, इंडिया के एक जो से हैं यूपी, यूपी आपका इंडिया का उत्तर प्रदेश। आजकल आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश के जो वजीर आला हैं उनका नाम है, क्या नाम है यार, जो योगी, योगी आदित्यनाथ, उसका क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो ये जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं ये क्या है, ये आपके यूपी उत्तर प्रदेश के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, इस टाइम पर। लेकिन ये मुलायम सिंह साहब हैं, ये मुलायम सिंह साहब की डेथ हुई है। ये क्या है, ये बड़े फेमस इंसान रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, और 3 दफा ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं यूपी के। इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज जो सा है सूबा कौन सा है, यूपी है। आई थिंक एरिया वाइज भी उनका जो स्टेट है वहां तो स्टेट कहा जाता है ना। इंडिया की सबसे बड़ी जो रियासत है ना वो यूपी है, अपर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का 3 दफा वजीर आला रहना बड़ी बात होती है। तो मुलायम सिंह यादव जी जो से उनकी डेथ हुई है, और समाजवादी पार्टी जो है उससे उनका क्या है ताल्लुक था। अच्छा जी, इसराइल और लेबनान जो सा है, इसराइल और लेबनान ने अभी मैरीटाइम बॉर्डर के ऊपर एक अपना एग्रीमेंट किया है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि इन दोनों को मेडिटेरियन सी लगता है। तो लेबनान और इसराइल का मसला था, लेबनान कहता था कि भाई मेरी हदूद इतनी है, मैंने यहाँ से मछलियां पकड़नी है। इसराइल कहता था नहीं भाई मैंने यहाँ से मछलियां पकड़नी है। तो अब दोनों ने मिलकर बैठकर फैसला किया है कि अब जो सा है जिसका जहां जहां से दिल करेगा वो मछली पकड़ के खा सकता है। तो वो मछलियों के ऊपर जो उनका तनाजा था वो सॉल्व हो गया। मैरी टाइम बॉर्डर जो सा है, जो उनका पानी का मसला था, उन्होंने रिसेंटली अपना जो बॉर्डर का मसला था वो क्या कर लिया, इसराइल और लेबनान ने सॉल्व कर लिया। 11 अक्टूबर को नोबेल लॉरिएट जो है पाकिस्तान की यंगेस्ट पूरी दुनिया की जो है नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान आई हैं फ्लड रिलीफ के लिए। ठीक है, फ्लड के अंदर जो सा है तो उनका अपना एक रिलीफ भी फंड भी है। तो 11 अक्टूबर को वो क्या है, पाकिस्तान आई है। उसके बाद फैसलाबाद पुलिस ने ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऐप बनाई है ब्रेकिंग द आइस के नाम से। ठीक है, फैसलाबाद पुलिस के अंदर उमर सईद साहब हैं, बहुत जबरदस्त जो से हैं वो डीपीओ हैं। तो वो माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको वो मिरांडा मिरांडा जो सी है वो टेक्निक के बारे में बताया था, वो भी फैसलाबाद पुलिस ने लॉन्च की थी। तो फैसलाबाद पुलिस के अंदर काफी ज्यादा अच्छी जो सी है वो इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। आई थिंक उनका उमर सईद है, तो उन्होंने एक रिसेंटली फैसलाबाद के अंदर ये लॉन्च की है। अच्छा जी, एक और चीज, नासा ने क्या किया जी, नासा ने इसको लॉन्च किया है, ये क्या, डार्ट। ये बड़ा ये लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, मैंने स्किप कर दिया। लास्ट टाइम ये सितंबर के अंदर लॉन्च हुआ था, ये मैंने यहाँ कहीं मेंशन भी किया होगा, ये 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को। तो ये मैंने इसको मिस कर दिया था, डार्ट को जानबूझ के मैंने इसको मिस किया था। क्यों मिस किया था, मैंने इसलिए मिस किया था कि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन अक्टूबर के महीने में मुझे ये इंपॉर्टेंट लग गया। तो आप लोगों को अब तैयार करना पड़ेगा। तो डार्ट क्या है, ये है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, पूछा जाएगा कि डार्ट जो सा है ये क्या ये किसने लॉन्च किया है, तो ये नासा ने जो सा लॉन्च किया। अब डार्ट का मकसद क्या है, अब डार्ट का मकसद ये है कि जमीन की तरफ आपके जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, एस्ट्रॉइड जमीन की तरफ आ रहे होते हैं। तो उन्होंने ये डार्ट लॉन्च किया है, ये जाकर उन एस्ट्रॉइड्स के अंदर लगेगा और उन एस्ट्रॉइड्स को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देगा ताकि जमीन के ऊपर कभी जिंदगी के अंदर क्या हो,
अगर जिंदगी के ऊपर कोई बड़ा पत्थर कभी आ रहा हो और अर्थ का तबाह होने का सिलसिला हो, तो ये यहाँ नासा वाले एक डार्ट भेजें, यहाँ से एक सैटेलाइट भेजें, स्पेस क्राफ्ट भेजें अपना, और वो उसके अंदर जाकर तबाह उसके अंदर लगे, और जो बड़ा पत्थर होगा वो छोटे छोटे पत्थर बन जाए और हमारी जमीन जो सी है वो तबाही से बच जाए। ठीक है, ये इसका मकसद था। तो ये स्पेस क्राफ्ट इन्होंने अभी लॉन्च किया है, उसका क्या नाम था, डार्ट, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और जिस एस्ट्रॉइड को इन्होंने मारा है उसका नाम भी इन्होंने रखा था, उसका नाम था डायमोर्फस, जिस एस्ट्रॉइड को इन्होंने तबाह किया है। और उसके बाद नासा के चीफ ने आकर टीवी के ऊपर ऐलान किया कि आज के बाद नासा आपकी जमीन की प्रोटेक्टर बन गई है, कि अब कोई भी एस्ट्रॉइड जो है आपकी जमीन के ऊपर टकरा नहीं सकता, कि हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम एस्ट्रॉइड को तबाह कर सकते हैं, ताकि वो कभी भी आकर हमारी अर्थ को अब तबाह नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये नासा के चीफ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि उसने डार्ट का जो है वो स्पेस क्राफ्ट भेज दिया। अच्छा जी, 13 अक्टूबर को, ये आज की न्यूज है, आज जो सी है, तो इसमें क्या हुआ है, आज यूएन जनरल असेंबली से आप सब लोग वाकिफ हो गए, लास्ट टाइम करंट अफेयर्स में डिटेल में डिस्कस किया था। 193 मेंबर्स हैं इसके, और जो सा है 193 इसके मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या किया है, लास्ट करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि रशिया ने क्या किया है, चार चार जोन से हैं यूक्रेन के जो इलाके हैं, डोनेस्क हो गया, लोशांक हो गया, जोरफोजिया हो गया, एक और था, उन चारों को क्या कर लिया, अनेक्स कर लिया है। उन चारों को क्या कर लिया है, उन चारों को अनेक्स कर लिया है। ठीक है, उन चारों को अनेक्स कर लिया है। तो उन जो चारों को अनेक्स किया है, तो उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश हुई है। ठीक है, ये देखो, 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन जो रशिया ने अनेक्स किया है, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश हुई। तो उसको जो सा 143 कंट्रीज ने क्या किया, उसके कंडेम किया कि रशिया ने बहुत गलत किया, रशिया को इस तरह कब्जा नहीं करना चाहिए था, रशिया को पहले इस्लाम का नाम लेना चाहिए था, और वहां जो सा है एटम बम का बात आना चाहिए था कि वहां एटम बम है, फिर उसके बाद जो सा है उनके ऊपर कब्जा करना चाहिए था या फौजें भेजनी चाहिए थी। इस तरह से तो नहीं होता ना, अमेरिका से सीखना चाहिए कि किस तरह इराक या अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करते हैं, तो उस तरीके से हमें कब्जा करना चाहिए था। तो 143 मुल्कों ने क्या किया, इसको बैक किया, और सिर्फ क्या है, सीरिया, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस जो हैं, इन्होंने क्या किया, इसकी मुखालफत की कि भाई रशिया ने बहुत बुरा किया, सॉरी रशिया ने अच्छा किया, रशिया का हक बनता था। तो ये सिर्फ 4-5 मुल्कों ने रशिया को ज्वाइन किया। और इंपॉर्टेंट जो चीज है कि 35 मुल्कों ने वोट ही नहीं दिया, उसमें से कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, उसमें पाकिस्तान ने भी वोट नहीं दिया, चाइना ने भी वोट नहीं दिया, और इंडिया ने भी वोट नहीं दिया। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इससे पहले एक और चीज भी आप लोगों को याद होगी, जब 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो तब भी यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली ने एक करारदाद पेश की थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि पाकिस्तान ने उससे एब्सटेन किया था, कि पाकिस्तान ने ना अमेरिका के हक में वोट दिया था, ना ही रशिया के हक में, कि हम क्या है, हम न्यूट्रल हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, हम जानवर हैं। तो इसके बाद एफपीएससी के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर जो करारदाद पेश की गई है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने किसके हक में वोट दिया है, तो पाकिस्तान ने एब्सटेन किया है। पाकिस्तान ने क्या कहा है कि हम क्या हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम क्या हैं, न्यूट्रल हैं। तो तब भी इंडिया और पाकिस्तान न्यूट्रल रहे थे, इस दफा भी पाकिस्तान और इंडिया क्या है, और चाइना भी क्या है, न्यूट्रल रहे हैं, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। अच्छा जी, आपको पता है स्विट्जरलैंड जो है उसके अंदर बुरका बैन है, उसके अंदर आप अपना फेस कवर नहीं कर सकते, बुरका जो है वो बैन है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने क्या कहा है कि $1000 जो है वो फाइन किया जाएगा अगर कोई बुरका बैन जो है उसको तोड़ेगा, मतलब अगर कोई बुरका पहनेगा तो उसके ऊपर क्या है, 1000 जो है वो जुर्माना होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद बस दो आखिरी न्यूज, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। दो आखिरी न्यूज ये है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम साहब, ये भी आज की न्यूज है अभी की, तो बाबर आजम साहब जो उनसे हैं वो क्या बन गए हैं, फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन टू रीच 11,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 251 इनिंग्स के अंदर 11,000 रन बनाए हैं। ये 11,000 रन क्या हैं, T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट के अंदर 11,000 रन बनाए हैं। ये फास्टेस्ट एशियन बने हैं। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, एज यूजुअल विराट कोहली साहब का रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली साहब ने 11,000 स्कोर बनाए थे 261 इनिंग्स के अंदर, और बाबर आजम ने 11,000 स्कोर बनाए हैं 251 इनिंग्स के अंदर। ठीक है, बाबर आजम ने 251 के अंदर और उन्होंने 261, विराट कोहली ने, तो बाबर आजम फास्टेस्ट बन गए हैं। दूसरी लास्ट चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपने क्या याद रखना है, अभी उसको गूगल प्ले स्टोर ने इजाजत दे दिया, तो मैंने कहा आपको बता दूं, पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ट्विटर से बैन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो से हैं उनको ट्विटर ने बैन किया हुआ है, वो वहां ट्वीट्स नहीं कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक एप्लीकेशन है जो कि उन्होंने ट्विटर के मुकाबले पे लॉन्च किया, उसका नाम है ट्रुथ सोशल।
उसको प्ले स्टोर ने इजाजत दे दी है। आप लोग भी चाहो तो उसको ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो अगर करना चाहो। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ऐप है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ट्रूथ सोशल ऐप। ठीक है, तो ये सवाल आपको आने वाले वक्तों के अंदर क्या है आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई मसला मसाइल हो, कोई सवाल जवाब हो? ये आज तक इंशाल्लाह आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट जब आप लोगों के फिर सेकंड हाफ होगा उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि आज आपकी ज़्यादा चीज़ें इसमें होनी थी। तो बाकी जो सा फिर इंशाल्लाह जो जो स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे कल आप लोगों के साथ 11 बजे इंशाल्लाह लेक्चर होगा और वो कंप्यूटर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और जो आज का लेक्चर है इसका आप लोगों का कल टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा सबके साथ। तो उसको रात 12 बजे तक काइंडली जो सा है वो क्या कर लेना, सबमिट कर देना। अल्लाह आप लोगों का क्या है भला करेगा। जी जी, कल कंप्यूटर का लेक्चर होगा 11 बजे। जो आना चाहें वो आ जाए और जो फ्री होंगे, और बाकी फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा। और परसों फिर उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है आप लोगों का? ठीक है। ओके जी, जजाकल्ला। चलो जी, लाइट ऑफ हो गई, आप सब भी ऑफ हो जाओ। ठीक है। बाकी ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा लेक्चर। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो 8th बैच वाले हैं उनको तो ड्राइव में मिल जाएगा। तो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा और ये पीडीएफ भी वहाँ यूट्यूब की इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ड्राइव होगी वहाँ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। ओके जी।